सभी को एक बार नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ सभी लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे। चलिए, तो सबको पता है कि स्कूल बंद है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। आगे देखिए हम आपके लिए लेके क्या आए हैं। आप देखिए क्लास 12th, इसको 12th हम जो आपको पढ़ाएंगे वो होगा आपका मैथ का सेक्शन, वो भी कक्षा 12। और दूसरी बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मैथ है वो आप जानते हो, चाहे आप हिंदी में पढ़ लो चाहे आप इंग्लिश में पढ़ लो। अगर सवाल x + y है तो आप चाहे हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, बात बराबर है। तो इसलिए जो 12th की मैथ होगी वो आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड को कवर करेगी, क्योंकि मैं हिंदी और दोनों के वर्ड्स आपको बताता चलूँगा। तो देखिए बच्चों, अपन आज पढ़ने क्या वाले हैं। मैथ में बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक हैं। आज अपन चालू करेंगे क्या, मैट्रिक्स। क्या चालू करेंगे भैया, मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, मैट्रिक्स को आज अपन बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको बढ़िया प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जितना हम पढ़ाएंगे, कक्षा 12 का कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड वाला हो, आपको करना क्या है, जितना हम आपको पढ़ाएं आपको उतना ही पढ़ना है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब जो हम आपको नोट्स बनवाते हैं या फिर जो आपके लिए हम क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं, डीपीपी को अपलोड करते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को, जो भी हम आपको एक चैनल बना देंगे जिस पर आपको सारी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको सारे मिलते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, अपन को करना क्या है, आज अपन स्टार्ट करते हैं क्या, मैट्रिक्स। थोड़ा सा मैट्रिक्स को समझेंगे आज मैट्रिक्स की, जिसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं। आव्यूह की अपन छोटी छोटी बातों को आज समझेंगे। आव्यूह की छोटी बातें मतलब आव्यूह क्यों पढ़ा जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या बच्चों, मैट्रिक्स। आप इसको मैट्रिक्स इस प्रकार भी लिख सकते हो, आप मैट्रिक्स इस प्रकार भी लिख सकते हो, या कहें हिंदी में तो आव्यूह, क्योंकि अपन हिंदी और दोनों बच्चों को लेके साथ में चल रहे हैं। तो देखिए आव्यूह, आव्यूह की अगर बात करें तो आव्यूह का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ। तो आपको पता है कि जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमेशा आपका कौन सा नंबर जानता है, बाइनरी। बेसिकली जो भी आप 9th 10th में पढ़ते हो, कंप्यूटर बाइनरी नंबर जानता है। बाइनरी बोले तो 0 1, अगर सही हो तो समझना। बाइनरी मतलब 0 और 1। मतलब कंप्यूटर में अपन जो भी आप मान लो, अगर आप पबजी गेम खेलते हो, पबजी में आपने देखा होगा स्कोप होता है। जो भी आपका स्कोप होता है, आप उस पर क्लिक करते हो ना, जो वो क्लिक आप करते हो तो आपको उतना पता नहीं है, लेकिन जब वो क्लिक होता है उसके द्वारा जिसने इस गेम को या इस प्रोग्राम को बनाया है, उसने इसमें टाइप नहीं किया होगा कि आप इसको पे जब उंगली रखोगे, मतलब मुन्ना भैया हैं, मुन्ना भैया मान लीजिए स्कोप पे उंगली रखेंगे तो वो स्कोप ओपन हो जाएगा बंदूक नहीं। बेटा जब वो कंप्यूटर में सेव किया होगा उस प्रोग्राम को, उस फंक्शन को बनाया गया होगा, तो उसमें किसका यूज किया गया होगा, 0 और 1 का। और 0 1, अब कंप्यूटर तो अपन पढ़ नहीं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैथ। तो अपन सीधी भाषा में समझ सकते हैं कि आव्यूह एक ऐसा मैथ का एक अलग टाइप का फॉर्मूला है, मतलब एक अलग से मैथमेटिक्स है। सीधी भाषा में बोले तो आव्यूह एक अलग से इस टाइप का टॉपिक है जिसमें अपन टफ एक्सप्रेशंस को हल करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है x + y = 3 और x - y = 4। आप इसको बहुत जल्दी हल कर देंगे। आप कहेंगे मैं आपसे कहूँ x और y के मान निकालो, तो आप x और y के मान निकाल देंगे। अगर मान लीजिए बच्चों, तो अब जो भी मैथमेटिशियन ने, जब एक्सप्रेशन आपकी बढ़ती गई, बहुत बड़ी बड़ी होती गई, तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि अब काम इनसे नहीं चलेगा, इसको हटाने के लिए भाई साहब एक क्या लेके आ गए, कंप्यूटर में जो भी आपके प्रोग्राम बनने थे उसको बनाने के लिए इन्होंने क्या लिया, मैट्रिक्स की सहायता ली। और फिर सारे मैथमेटिशियन बैठे, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने आव्यूह को बनाया। और आव्यूह को बनाने के बाद उन्होंने देखा कि इस पर कुछ ना कुछ काम होगा।
वो क्या काम हुए, कैसे आप व्यू बना, किस प्रकार का बना, कैसे होता है, क्या होता है, वो आप अपन आगे की बात में चर्चा करेंगे। देखिए तो ये तो था मैट्रिक्स, ये सिंपल सी बात है, तो आप समझ सकते हो आप व्यू एक ऐसा मैथ को हल करने का तरीका है जो कठिन से कठिन एक्सप्रेशंस को हल कर सकता है। तो देखिए बच्चों, मैं मैट्रिक्स को ज़्यादातर इस प्रकार लिखूंगा। तो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आव्यूह को आप कैपिटल लेटर के, इंग्लिश कैपिटल लेटर की कोई भी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हो। जैसे मैं ले लूँ ए, मैंने ए से आव्यूह को प्रदर्शित कर दिया। अब आव्यूह का चिन्ह क्या होता है, आप बराबर लगाएंगे, एक बड़ा कोष्टक लगा दो या ब्रैकेट लगा दो, इसको कहते हैं बेटा आव्यूह। ये जो आपके सामने गोल गोल डब्बा दिख रहा है, चौकोर चौकोर डब्बा, एक आयत वर्गाकार आकृति दिख रही है, आप वर्गाकार समझ सकते हो। तो वर्गाकार जो आकृति है, लेकिन आप सीधी भाषा में समझ लो कि आपके पास जो बड़ा कोष्टक है, इस कोष्टक के अंदर जितना सामान रखा जाएगा वो सारा क्या होगा बेटा, आपका आव्यूह के रूप में आ गया। तो आव्यूह को पहली बात समझ में आ गई कि आव्यूह को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बड़ा कोष्टक, ओके भाई साहब, या ब्रैकेट के द्वारा। तो आपने कहा कि ए बराबर आपका आव्यूह आ गया। तो देखिए मैथमेटिशियन ने आव्यूह तो बना लिया, भाई साहब लोगों ने आव्यूह बना लिया, और जब आव्यूह को बनाया उन्होंने, तो उन्होंने सोचा इसको कैसे रखा जाए। मतलब अब आव्यूह में अपन को कुछ भी लिखना हो तो अपन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो फिर मैथमेटिशियन को ये थोड़ा सा अजीब सा लगा, और भाई साहब लोगों ने दिमाग लगाया कि नहीं, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको करने के लिए अपन को कुछ अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा। और अलग तरीका भाई साहब लोगों ने क्या ढूंढा, देखो जरा, इन्होंने कहा इसको एक अलग तरीके से लिखिए। तो देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा अपन ने जो इस प्रकार से लिखा, इन्होंने यहाँ पे जो एक कोई पद आएगा उसको नाम दिया A11, फिर यहाँ पे कोई पद आया उसको A12 नाम दे दिया, यहाँ पे A13। ठीक है बच्चों, अभी देखो मैं आपको हर चीज बताऊंगा, A21 A22 A23 A31 A32 A33। इन्होंने कहा एक हम इसको अलग तरीके से नाम देंगे, मतलब अलग तरीके से लिखेंगे, मतलब थोड़ा सा सज्जा में भी अच्छा लगे। अगर साज सज्जा में अच्छा लगा तो देखो, अब देखो हमने एक ऐसी लाइन खींच दी और एक इस प्रकार की लाइन खींच दी, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। बोर्ड के अनुसार आप देखोगे अगर, तो आप इसको कहोगे खड़ी हुई लाइन या वर्टिकल लाइन, इसको कहोगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन, इंग्लिश मीडियम वालों हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसको कहते हैं क्षैतिज। इसको खड़ी या स्तंभ भी कह सकते हैं अपन, या इसको अपन लेटी हुई कहते हैं। बात क्लियर है। जैसे देखिए ये जो क्षैतिज देखा है आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में आपकी लाइन लगी रहती है, टीचर जी आते हैं बच्चों सीधे लग जाओ, तो आपको उसी प्रकार की जो लाइन लगती है आपके स्कूलों में, जो आपके स्कूलों में टीचर्स आपको प्रेयर के दौरान लाइन लगवाते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में लगते हैं या क्षैतिज लाइन में लगते हैं। बात क्लियर है। और जो आपको वर्टिकल लाइन या खड़ी हुई है, एक खम्मा टाइप का, मगर मकान का जो पिलर देखा है ना आपने, पिलर जिसपे आपकी छत बनती है, उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। देखिए बच्चों आप जरा दिमाग लगाओ, ये जो लाइन है ये आपको किस प्रकार की लाइन दिख रही है, तो आप कहोगे भाई साहब ये तो हमको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखी, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दिखी या क्षैतिज लाइन दिखी, या आप इसको पंक्ति भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, पंक्ति भी कह सकते हो। तो आप कहोगे नहीं भाई साहब आप गलत बोल रहे हो, ये भी तो एक क्षैतिज लाइन है। आप कहोगे ये भी तो एक क्षैतिज लाइन है, तो बिल्कुल सही बोला। तो बेटा जो क्षैतिज लाइन है, मतलब मैं आपसे कहूँ A11 A12 A13, ये आपकी एक क्षैतिज लाइन है। इसको जो आपकी क्षैतिज लाइन है उसको अपन कहते हैं हिंदी में पंक्ति, इंग्लिश में कहते हैं इसको रो, बड़ा ही प्यारा नाम है रो। तो देखिए इसी प्रकार आप देखोगे A21 A22 A23 भी आपकी एक रो है। तो अब ये दोनों लड़ने लगे, तो इसको नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2 और इसको नाम दे दिया बेटा R3। तो कोई आपसे पूछे R1 का मान कितना होगा, A11 A12 A13। बात क्लियर है। कोई आपसे पूछे A21 A22 A23 का मान
किस रूप में आता है, तो आप कहोगे रो दूसरी या दूसरी पंक्ति में। आप कहोगे R3 का मान बताओ, तो A31 A32 A33। ये बहुत बेसिकल चीजें हैं, आपको बाद में समझ में आएंगी। देखिए बच्चों, तो ये तो हुई आपकी क्षैतिज लाइन। अगर मैं खड़ी हुई लाइन में देखूं तो आप कहोगे भाई साहब ए लाइन, आप कहोगे गुरुजी तो ये वाली लाइन है। तो जो खड़ी हुई लाइन है इनको कहते हैं अपन बेटा कॉलम या स्तंभ, या जो आपकी खड़ी हुई लाइन है। तो देखिए ये भी आपकी खड़ी है, तो इसको नाम दे दिया कॉलम से C1, इसको नाम दे दिया C2 और इसको नाम दे दिया C3। तो आपको ये बात समझ में आई कि आपके रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप बाकायदा आराम से बैठ के नोट्स बनाइए। तो अब अपन देखते हैं कि जो अपन ने A11 A12 A13 ये सब बकवास लिखी, इसका मतलब क्या है। तो देखिए बच्चों, जब आपके पापा या मम्मी या फूफा या बुआ ने कोई प्लांट लिया हो तो आप जाते हो, तो मान लो आपके भाई साहब ने एक प्लांट लिया, उनकी शादी थी, वो प्लांट लेने गए, बोले हम अलग से रहेंगे। वो प्लांट लेने गए तो वो कोई कहता है 12x13 का लिया, कोई कहता है 50x80 का लिया। ऐसे आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो इस 50x80 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो लंबाई या चौड़ाई है वो किसके रूप में है, 50x80 के रूप में है। तो उसी प्रकार बेटा आव्यूह का भी तो कुछ नाम, लेंथ, ऊंचाई, चौड़ाई कुछ तो होगी। तो देखो बेटा इसको किस प्रकार से, अपन ने एक आव्यूह लिया ए की जगह पे आप C ले लो, D ले लो, E ले लो, F ले लो, U ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने एक नाम दे दिया A11 A12 A21 A23। देखिए बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कुछ आव्यूह ले लेता हूं, आव्यूह में एलिमेंट ले लेता हूं A B C D E F G H। एक बाकायदा तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपने देखा होगा आव्यूह लिखे। और भी ले लेता हूँ A B C D E F G H। बात क्लियर है बच्चों। और भी ले लेता हूँ 1 2 3 4। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि बताइए कि जिस प्रकार अपन ने कोई प्लॉट लिया तो उसको लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में अपन गुणा करते हैं, इसी प्रकार जो आव्यूह की लेंथ निकालते हैं अपन हमेशा रो इंटू कॉलम में ही निकालते हैं हमेशा। बेटा किस में निकालते हैं, रो इंटू क्रॉस या रो कॉलम, आप कुछ भी कह सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले आप हमेशा रो ही लिखोगे, बाद में आप हमेशा कॉलम लिखोगे। हमेशा बेटा क्या लिखा जाता है, रो, बाद में क्या लिखा जाता है, कॉलम। तो आपने देखा कि इस रो कॉलम से मतलब क्या है। अगर मैं मान लूँ एक आपका ये आव्यूह है, ये आपका C आव्यूह है और D आव्यूह, मैं कहूँ बताइए किस कोटि का, मतलब जब अपन R क्रॉस C निकाल देंगे तो इसको कहते हैं कोटि, या इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। बात क्लियर है। मतलब मैं आपसे कहूँ कि अब बताइए कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स या किस कोटि का आव्यूह है। तो देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले क्या देखना है, रो, बाद में क्या देखना है, कॉलम। तो आप रो देखोगे, एक रो पूरी शुरू से एंड तक, दूसरी रो, ये रो अलग है, ये रो अलग है। अब तीसरी रो तो है नहीं, क्योंकि ऐसे में आप हमेशा ऐसे में क्या देखोगे, कॉलम, और ऐसे में क्या देखोगे, रो। तो आप कहोगे ये R1 है और ये R2 है। तो मतलब पहले R का मान कितना आ गया बेटा, 2। अब आप देखोगे C फॉर कॉलम, कॉलम गिनो 1 2 3 4, क्योंकि स्तंभ ही रूप में तो गिनना है। तो आप कहोगे कॉलम कितने हैं, 4। तो आप बड़े प्यार से कह दोगे कि जो आपका आव्यूह होगा वो 2/4 का होगा, या 2/4 की ऑर्डर का होगा, या कोटि का होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो आप बहुत अच्छे से जान गए होगे। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। 4 लिखा क्योंकि रो अपन सबसे पहले लिखेंगे। कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये किस कोटि का आव्यूह है, 4/2 का। इधर देखो 1 रो 2 रो, 1 रो कॉलम, सॉरी 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये किस कोटि का आव्यूह हो जाएगा बेटा, 2/2 का। आगे देखिए, तो अपन समझते हैं अब रो कॉलम समझ लिया, आव्यूह की कोटि समझ ली। अब देखो बेटा, जो A11 है
अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा A12 A21 A22। तो देखिए जब मैंने A11 लिया तो हमेशा आपने देखा कि जो आप की आपने कोटि लिखी है वो आपने हमेशा रो पहले लिखते हो, बाद में कॉलम लिखते हो। अब जब अपन यहाँ पे A11 लिखते हैं बेटा तो हमेशा ध्यान रखना जो R होता है उसको आप I से प्रदर्शित करते हो और जो C होता है आप उसको J से प्रदर्शित करते हो। हमेशा कब? जब अपन A11 A12 की जगह कोई एलिमेंट रखें। देखो कैसे, तो A11 का मतलब क्या, R और I, तो पहली रो पहला कॉलम। तो आप देखो A11 का मान क्या है, कोई आपसे पूछे, आपको आप भी दे दिया 5 6 9 4, कोई आपसे ऐसा आप भी दे दिया और उसने कहा A11 का मान बताओ, A12 का बताओ, A21 का बताओ और A22 का बताओ। तो A11 का मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम, A12 का मतलब होता है पहली रो दूसरा कॉलम। जो बाद में लिखा है उसको आप कॉलम के रूप में गिनोगे, जो पहले लिखा है आप उसको रो के रूप में गिनोगे। आप इधर देखोगे पहले जो लिखा है उसको रो, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो देखो अपन A11 का मान निकालते, पहली रो पहला कॉलम, तो ये पहली रो हो गई, ये पहला कॉलम हो गया। तो जो कॉमन आया जहां पे बिंदुओं ने काटा वो होता है उस बिंदु का मान। A11 का मान 5। अब देखो जरा A12 का मतलब क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे काटा, आप ये नहीं काटा, ये तो भूल जाओ, इसका तो काम खत्म हो गया भाई साहब। इधर आपका 5 लिखा है, देखो अब यहाँ पे काटा तो A12 का मान 6। अब देखो A21 दूसरी रो पहला कॉलम, अब कॉलम जहाँ पे काटा, इधर तो काटा नहीं, अब काटा इधर पे है, तो कितना आ जाएगा 9, और A22 दूसरी रो और दूसरा कॉलम 4। इस प्रकार आप A11 A12 का मतलब यही होता है। अगर मैं और भी ज़्यादा ले दूँ, A13 A14 A23 A24, और इधर पे लिख दूँ A31 A32 A33। अब ऐसा नहीं लिख सकते बेटा कि आपने इधर पे कुछ लिखा ही नहीं, नहीं, आप जितनी रो लिखोगे उसके नीचे तो पद आना ही आना चाहिए। तो A34, तो आप देखो, तो आप कहोगे किस कोटि का आप भी हो सबसे पहले, तो आप कहोगे 1 2 3, बात क्लियर है, तो आप कह दोगे 3। कितने कॉलम है, 1 2 3 4। यह आपको रो कॉलम समझ में ना आए तो आप हमेशा ध्यान रखना लास्ट वाले पद को देखा करो, और वो जितना लिखा है 34 लिखा है तो 3/4 का, बात क्लियर है। लास्ट वाले पद को देख के 3×4 कर दो, ये आपका आप भी की कोटि निकालने का तरीका होता है बेसिकली, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो बेटा अपन को करना क्या है, A11, अब कोई आपसे पूछे A33 का मतलब क्या है, तो आप देखोगे तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 2 3, तीसरी रो में आ रहा है तीसरा कॉलम 1 2 3, तो जो पॉइंट आएगा वो इधर ही पे काटेगा, तो A33 का मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम। अगर आपसे कोई पूछे A34 का मतलब होता है तीसरी रो चौथा कॉलम, बात क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, ये तो थी बेसिक चीज है। अब अपन सीखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया चीज, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अपन क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले अब जब भाई साहब लोगों ने मैट्रिक्स बना ही दिया तो मैथमेटिक्स ने सोचा जब इन्होंने खोज कर दी तो चलिए थोड़ा सा इसको और अलग तरीके से बांटते हैं और इसमें थोड़ा सा कुछ मसाला चटनी पानी सब डालते हैं। देखो, तो उन्होंने पहला एक ऑब्व्यू बनाया रो मैट्रिक्स। आप बढ़िया हिंदी में या जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया कॉपी नोट्स बनाना और डालना, आपको वीडियो रोज मिलेगा। अब आपका वीडियो कभी भी आपका बंक नहीं होगा, हमेशा आपको देखना है बढ़िया रीड में लगा के रजाई में घुस के। रो मैट्रिक्स इसको कहते हैं बेटा हिंदी में पंक्ति ऑब्व्यू, बात क्लियर। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स को कहते हैं पंक्ति ऑब्व्यू। तो समझना क्या होता है आपका रो मैट्रिक्स। मैंने कोई एक ए मैट्रिक्स से ले लिया और मैंने एक मैट्रिक्स लिखा और मैं लिख दिया ABCD। तो कोई बेटा आपसे सबसे पहले पूछे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, कोटि कितनी होगी, तो आप कहोगे एक ही रो है भाई साहब और कॉलम 1 2 3 4 हो रहा है ना, लेकिन रो तो एक ही हो रही है।
तो आप कॉलम लिख दोगे 1, तो आपका हो गया 1/4 का ये अवयव है बच्चों। अब देखो, जब आपने ये देख लिया तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, दोज मैट्रिक्स आर ओनली वन रो, मतलब एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। क्या हो बेटा? एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति, उसको आप क्या कहोगे? रो मैट्रिक्स कहोगे। बात क्लियर है? उसी प्रकार दूसरा देखिए, कॉलम कितने भी हो जाए कॉलम का फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, केवल आपका क्या फर्क पड़ेगा? रो एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो जाए। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स अपन देखेंगे। कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं स्तंभावयव। स्तंभावयव देखो जरा, कोई अपन ने मैट्रिक्स लिया, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें अपन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ABCD, तब आपने देखा होगा इसमें रो कितनी है? 1 2 3 4 और कॉलम 1, मतलब ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। क्या हो बेटा? एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। रो कितनी भी हो जाए, 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक हो जाए, लेकिन कॉलम क्या रहेगा बेटा? एक रहेगा। बात क्लियर है? जिस प्रकार आप देखो, इधर एक कॉलम है, इधर एक रो है, आपने सीधा सीधा समझा एक रो वाला रो मैट्रिक्स, एक कॉलम वाला कॉलम मैट्रिक्स। आगे देखिए, आप इसको नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को। चलिए, दूसरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को कहते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव में आप देखोगे कोई आपका मैट्रिक्स है, एक ऐसा अवयव जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए भाई साहब? एक ऐसा विद्यार्थी, ओ भाई साहब इधर देखो, इधर हेलो हेलो हेलो, इधर देखो, एक ऐसा अवयव जिसके सारे एलिमेंट बच्चों क्या हो जाए? गोल गोल अंडा हो जाए। मतलब अब देखिए, आप एलिमेंट्स को बाकायदा तरीके से लिखोगे, आप कितने भी कोटि का अवयव बना लो, आप देखो एक ऐसा अवयव जिसके सारे मान क्या है बेटा? 0 है, उसको कहते हैं अपन जीरो मैट्रिक्स या शून्य अवयव। चलिए दूसरा देखिए, सबसे थोड़ा सा इंपोर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है बेटा? देखो, अब वर्ग अवयव क्या होता है? वर्ग अवयव अगर अपन लेंगे, अपन ने एक ए मैट्रिक्स ले लिया और अपन ने एलिमेंट लिए EFGHI, तो आप देखोगे, मैं आपसे बात करूं कि इसमें बताइए कितने रो हैं और कितने कॉलम, तो 1 2 3, 3 रो हैं। मैं कहूं भाई साहब कॉलम भी बताओ, 1 2 3, तो एक ऐसा अवयव जिसकी रो और कॉलम का संख्या क्या हो बेटा? बराबर हो। मतलब एक ऐसा अवयव जिसमें जितनी रो है उतना कॉलम। मैं कहूँ 2/2 का अवयव एक वर्ग अवयव होगा, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है। मैं कहूँ 3/3 का अवयव, मैं कहूँ 4/4 का अवयव, 1/1 का भी अवयव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 1/1 के अवयव को अपन एकक अवयव भी कहते हैं या सिंगल मैट्रिक्स भी कहते हैं। एकक अवयव को अगर कोई ए ले लो और केवल एक एलिमेंट लिख दो ए, तो आप देखोगे इसमें एक रो है और एक कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका सिंगल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। देखिए, तो आप जो भी वर्ग अवयव आपके 2/2 3/3 4/4 5/5 अनंत बाई अनंत का भी आपका अवयव हो सकता है, लेकिन अपन जो इंटर में पढ़ेंगे वो केवल 3/3 या 2/2 का ही पढ़ेंगे। बात क्लियर है? आगे चलिए बच्चों, आप नोट कर लीजिए ये सारी बातें। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या मिलेगा आपको? आगे मिलता है आपको डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण अवयव। क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? विकर्ण अवयव कहते हैं। तो देखिए, विकर्ण अवयव अगर मान ले बेटा अपन ने एक ए अवयव लिया, अब देखिए विकर्ण अवयव हमेशा किस अवयव होगा? वर्ग अवयव होगा। मतलब विकर्ण अवयव आप उसको तभी बना सकते हो
जब भी आव्यू क्या होगा, आव्यू जो भी मैट्रिक्स है आपका वो क्या होगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या वर्ग आव्यू होगा। अगर वो आव्यू या मैट्रिक्स आपका स्क्वायर या वर्ग आव्यू नहीं है तो उसको आप कभी भी विकर्ण आव्यू के रूप में नहीं बना सकते। तो सबसे पहले अपन एक 3x3 का आव्यू ले लेते हैं। तीन बाई तीन का आव्यू ले लिया। तो आप देखोगे अगर इस आव्यू को अपन IJ की फॉर्म में लिखें तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, 11 का पहाड़ा आता है भाई सब। तो देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33। ये आपने वर्ग में देखा भी होगा कि अगर कोई वर्ग हो तो आपका ये आव्यू कहलाते हैं। तो ये आव्यू हुआ कि नहीं हुआ, आव्यू होगा ना ये भाई साहब नीला नीला, नीले नीले अंबर, तो ये आव्यू होगा कि नहीं होगा। तो आपने देखा 11, 22, 33 मतलब 11 के गुणज की जो लाइन है आपकी भारत और पाकिस्तान को चीरती हुई एक लाइन बॉर्डर, वो क्या कहलाता है भाई साहब, ये पाकिस्तान है बाबू का ससुरा, ये आपका अपना हिंदुस्तान, राम मंदिर यहीं बनेगा। 11, 22, 23। तो देखिए बच्चों 11, 22, 23, 11, 22, 23 यही होगा आपका कि नहीं होगा। तो एक ऐसा आव्यू, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा आव्यू जिसके विकर्ण को छोड़कर सारे मान बेटा क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। क्या हो जाए भाई साहब, जीरो हो जाए। मतलब विकर्ण का मान कुछ भी हो सकता है आपका ABC। अब अपन को 3x3 का आव्यू बनाना है तो देखो एक रो बन गई, सॉरी एक कॉलम बन गया, तो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा कॉलम, क्योंकि विकर्ण को छोड़ के सारे मान क्या है भाई साहब, विकर्ण आव्यू के जीरो है। तो बस भाई साहब धप्पा मार दो, मजाक चल रहा है। एक कौन सा आव्यू कहलाएगा बेटा आपका, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा आव्यू कहलाएगा भाई साहब, विकर्ण आव्यू कहलाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको आज समझाया है कि डायगोनल मैट्रिक्स से विकर्ण आव्यू क्या कहलाता है। तो एक ऐसा आव्यू जिसके विकर्ण को छोड़कर सारे मान क्या हो, जीरो हो। कोई आपसे पूछे 2x2 का आव्यू बताइए, उसमें कैसे आप कोई डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे, तो देखो जरा, एक पद इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, 2x2, क्योंकि 2 रो होती हैं, 2 कॉलम होते हैं, तो विकर्ण को छोड़कर सारे मान क्या हो जाएंगे। तो आप कहोगे तो 2x2 का आव्यू है भाई सब। फिर आप कहोगे इसके विकर्ण को छोड़कर सारे मान क्या है बेटा, जितने खाली स्थान बचे सबको जीरो से भर दो, वो आपका क्या बन जाएगा, विकर्ण आव्यू बन जाएगा। तो देखिए बच्चों जितना आपका आगे जो बचा है कल, अब यहाँ तक इस वीडियो में यहाँ तक आज तक संचालित रखते हैं। आपको बढ़िया कॉपी पे मैट्रिक्स नाम डाल के बढ़िया नोट्स बनाने सजा सजा के। बात क्लियर है बच्चों, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, दोनों को कोई मैथड कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप हिंदी मीडियम वाले हो, आपको एहसास नहीं होगा कि आप इंग्लिश मीडियम वाले हो। आपको करना क्या है, रोज लिख के रोज उसका रिविजन करना है, क्योंकि भरोसा नहीं है कब आपके स्कूल खुलेंगे, कब आपकी ऑफलाइन कोचिंग खुलेंगी। तो बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ाई पे ज़्यादा विश्वास करें, क्योंकि मोदी है, भरोसा नहीं है कुछ। आगे देखो बेटा, तो यहाँ तक आज इतना ही रखते हैं अपन। कल आपको जो आगे के टाइप बच्चे हैं वो पढ़ाएंगे, आव्यूह बनता कैसे है वो पढ़ाएंगे, और आव्यूहों में समानता अपन कैसे, तुलना कैसे कर सकते हैं, कल अपन वो करेंगे। बात क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहो, सुरक्षित रहो, बढ़िया से मौज काटो। बाय बाय।